आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी हाँ नाजरीन, इंसान का बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, कोई भी स्टेज हो, उसे बहुत ही खुशहाली के साथ और सेहतमंदी के साथ गुजारने के हम ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसी उम्र, फ़र्ज़ कीजिए आप टीन एज में हैं या मिडिल एज में हैं, तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, हमारे मिजाज भी बदले बदले से नज़र आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तो जनाब, ये हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। जी हाँ, हमारी जो ये शरीर है, ये बॉडी है, जिसमें इसमें कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिनका ज़्यादा बढ़ना और ज़्यादा घटना सही नहीं होता है। उनका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो वाक़यात, ये जो मामले हैं, आज तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को ये मर्ज़ है तो ज़्यादा थकान होना, नींद सही से ना आना, डिप्रेशन में आ जाना, हड्डियों की कमज़ोरी और ऐसी बहुत सारी अलामात देखने को मिलती है। नाजरीन, वैसे तो किसी भी दौर में, किसी भी उम्र में किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन इन मसाइल से ज़्यादा जूझती हुई नज़र आती हैं। तो आज हेलो डॉक्टर का हमारा यही एक मौजू है। इस शुमारे में हम हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए आज स्टूडियो में हमने मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल से। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो हार्मोन्स हैं वो हमसे बगावत क्यों करते हैं और उनके तवाज़ुन को कायम रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपके भी जहन में हार्मोन से जुड़ी कोई भी सवालात हैं, आप भी अपने घर में किसी से परेशान है कि कोई आपके घर का फ़र्द जो है उसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उससे जुड़े सवालात आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर के इस शुमारे के ज़रिए हम आपके सभी सवालात का जवाब देंगे। इससे पहले चलिए नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, बढ़ती उम्र के साथ हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का असर हमारी मजमूई सेहत पर होता है और इसकी वजह से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारे जिस्म में हार्मोन की तब्दीली, कमी और अदम तवाजुन का सामना मर्द और खवातीन दोनों को होता है, लेकिन खवातीन हार्मोन में तवाजुन की कमी से ज्यादा मुतासिर होती हैं और उनको दरपेश मामलात ज्यादा पेचीदा होते हैं। खवातीन में 3 किस्म के हार्मोन्स पाए जाते हैं: एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जिनसी सेहत के लिए इंतहाई अहम होते हैं। इनके लेवल में जब तवाजुन की कमी होती है तो सेक्सुअल हेल्थ मुतासिर होती है और काफी तिब्बी मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन नामी हार्मोन खासतौर से जिनसी खुसूसियात से मुताल्लिक होता है और खवातीन के हामला होने की सलाहियत को मुतासिर करता है। प्रोजेस्टेरॉन हैज या माहवारी और हमल के अमल को सपोर्ट करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस उस वक्त होता है जब खून के बहाव में हार्मोन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाएं। जिस्म में उनके अहम रोल की वजह से मामूली सा हार्मोनल अदम तवाजुन भी पूरे जिस्म में मुज़र असरात का बायस बन सकता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में गुदूद यानी ग्लैंड्स के जरिए तैयार करदा केमिकल होते हैं। हार्मोन्स खून के धारे के जरिए टिश्यूज और आज़ा तक पहुंचते हैं, पैगामात पहुंचाते हैं और आज़ा को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन की तब्दीली या कमी का खवातीन की मजमूई सेहत पर असर पड़ता है और इनमें से कुछ अलामात जाहिर हो सकती हैं। इन अलामात में मूड स्विंग, वजन में इजाफा या कमी, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, नींद आने में परेशानी, थकान, हाजमे की खराबी, सरदर्द, जिल्द की परेशानी, हड्डियों का कमजोर होना, हैज में बेकायदगी, इनफर्टिलिटी और जिनसी ड्राइव में खराबी शामिल हैं। इन अलामात के जाहिर होने पर माहिर डॉक्टर से रुजू करें और हार्मोन की तब्दीली का पता लगाने के लिए टेस्ट करवाएं। काबिल गौर है कि हार्मोन्स का निजाम मुतासिर हो तो मिजाज, रवैये, अच्छी शख्सियत और जाहिरी रूप भी मुतासिर होते हैं। सेहतमंद तर्ज जिंदगी न होने की सूरत में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लिहाजा एक एक्टिव तर्ज जिंदगी अपनाएं। हार्मोन्स के अदम तवाजुन से बचने के लिए वर्जिश का रोज का मामूल बनाएं, चीनी की मिकदार कम करें,
सोयाबीन, तिल, अलसी के बीज और मुनासिब मिकदार में विटामिन बी का इस्तेमाल हार्मोन्स के लेवल को बरकरार रखने में मदद करते हैं। ताज़ा फल, हरी सब्जियों के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लें जिसमें प्रोटीन अच्छी मिकदार में शामिल हो। अपने वजन को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी तजवीज़ की जाती है, लेकिन इसका फैसला माहिर डॉक्टर मरीज के मर्ज की शिद्दत और नौयत का जायजा लेने के बाद करते हैं। याद रखें, खवातीन की मजमूई सेहत न सिर्फ उनके बल्कि पूरे कुनबे के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा सब इसका ख्याल रखें और इश्तराक करें। तो देखा नाज़रीन आपने कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी ना होने की वजह से हमारे हार्मोन्स में बिगाड़ आ सकता है, जिससे किस्म किस्म की बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। तो चलिए इसी पर मज़ीद जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था रिपोर्ट दिखाने से पहले कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है इससे जुड़ा तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वुमेन हार्मोन इम्बैलेंस की। तो इस मौजू पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता यादव। डॉक्टर सुनीता यादव कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। और दूसरी हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर कनिका सलोनिया, जो कि कंसल्टेंट हैं ABVIMS एंड RML हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजरा अंजुम, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का शुक्रगुजार हूं मैं, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। धन्यवाद फरहान। यहाँ पर बात हो रही है वुमेन इम्बैलेंस की, हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो सबसे पहले एक जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्मोन होता क्या है और किसी भी वुमेन के लिए, खातून के लिए उसकी कितनी अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताएं डॉक्टर यादव, आप बताएं। फरहान, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन्स बनाती हैं। ग्रंथियां जिनको कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जिनका काम हमारे शरीर के बहुत से फंक्शंस के लिए होता है। जी। जिसमें कि आपका जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर मस्तिष्क में आपकी ग्लैंड है जिसको कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस जैसे है, जो कि आपको आपकी मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं। आपके गले में एक ग्लैंड है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत सारे फंक्शंस वो भी उसका काम बहुत सारे फंक्शंस में है, जैसे उसे कि थायराइड ग्लैंड कहते हैं। आपकी जो शुगर कंट्रोल के लिए पैनक्रियास ग्लैंड होती है, और वैसे ही आपका दूसरी जो अंडकोश है वो भी आपको मालूम है कि कई हार्मोन्स बनाती है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, और ऐसे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो कि मेल हार्मोन्स बनाती हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स बाकी भी बनाती हैं। हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस हैं या न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं जो कि बहुत ही छोटी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और लेकिन जिनका काम आपकी भूख, प्यास, आपका वज़न, आपकी नींद, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की हड्डियों की जो मजबूती है, आपके मूड स्विंग्स, तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, जो आपकी जो कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी स्त्री जो है जो बच्चा प्रोड्यूस करना, या सेक्सुअल डिसफंक्शन, तो बहुत सारे, या फिर आपका शुगर कंट्रोल, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हार्मोन्स करते हैं, उसमें रहता है। तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरी बॉडी हमारे हार्मोन्स पर ही डिपेंड है। इस पर आगे बात जारी रहेगी। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कनिका कि आजकल देखा जा रहा है कि नौजवान नस्ल की अगर बात करें, नौजवान लड़कियों की बात करें, तो बहुत ज़्यादा PCOD, PCOS, थायराइड बहुत आम हो गया है। वहीं अगर पीरियड साइकिल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, कभी डिले होते हैं, कभी बहुत दिनों बाद आते हैं, कभी अर्ली आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नुमायाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान लड़कियाँ पहले तो इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन शादी के बाद ख़ासतौर से प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, या फिर बच्चा होने के बाद भी बहुत सारी परेशानियों से जूझने पड़ती हैं वो। तो इनकी क्या वजूहात हैं और कब हमें अलर्ट होना चाहिए ख़वातीन को अपनी सेहत के ताईं? देखिए, वैसे तो हमको हमेशा सेहत के लिए हर उम्र में ही थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए।
बचपन में माँ बाप को रखना चाहिए। और जैसे हमारी प्यूबर्टी वाली एज ग्रुप आती है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स जिनको बोलेंगे, 12 to 13 ईयर्स में नॉर्मली आजकल 10 ईयर्स के बाद में भी प्यूबर्टी आ जाती है। तो 10 ईयर्स के बाद में ही बच्ची को अपने सेहत के लिए ख्याल रखना है, अपनी डाइट का मेनली ख्याल रखना है। अब 10 ईयर्स की बच्ची तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकती है, तो इसलिए उसके माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल है कि 10 ईयर्स की बच्ची के लिए, 10 to 12 ईयर्स की बच्ची के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि उसको घर में बिठा दो आप और उसको कि ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, चोट लग जाएगी, नहीं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए खेल कूद। खाने पीने में ध्यान रखना, जैसे कि वो जंक फूड अवॉइड करे। माँ बाप का ध्यान है ये कि जंक फूड अवॉइड करे। एक बच्ची को अच्छे से फ्रूट्स खाने की आदत डाले कि दिन में 2 तरह के फ्रूट 2 बार ज़रूर खाए। खाने से पहले सैलड ले, अच्छे से पानी की अमाउंट ले। अगर ये सब चीज़ें भी वो करती है तो उसकी जब डाइट कंट्रोल रहती है तो ये PCOS की प्रॉब्लम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे जीवनचर्या पे भी डिपेंड करता है। जी, बहुत कुछ हमारी जीवनचर्या यानी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। एक कॉल यहाँ ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, आ रही है आपकी आवाज़, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? आवाज़ कैसी आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? कहाँ से बोल रही हैं? आवाज़ बीच में कुछ आवाज़ आ रही है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे कमर में दर्द रहता है और मैंने जांच भी करा ली, कुछ आता नहीं है। मेरी कमर दर्द बहुत दर्द कर रही है। अच्छा, किस चीज़ की जांच कराई है आपने अभी? जैसे मैं कमर किस वजह से दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ, उसका भी जांच करा। आपकी उम्र कितनी है? जी जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 होगी है। 40, ठीक है ठीक है, कमर दर्द है। तो डॉक्टर कनिका, आप ही बताएं इसका सवाल का जवाब क्या रहेगा? जैसे कि इन्होंने बताया है कि ऑपरेशन हुआ है, अब मुझे ये नहीं समझ आया इनके सवाल से कि इनका ऑपरेशन अभी जल्दी में हुआ है कि या थोड़े दिनों पहले हुआ है। अगर जल्दी में हुआ है, हो सकता है कि इनको, हाँ जी, ऑपरेशन को 9 साल हो गए। अच्छा, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो खैर उस कमर दर्द से तो ऑपरेशन का इतना लेना देना नहीं है, बट क्योंकि 40 साल की एज आ रही है और इसको हम एक पेरीमेनोपॉजल एज भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 45 ईयर्स के आसपास आ जाता है। तो इस तरह की एज में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, और जैसे कि शायद बच्चे भी इनके छोटे होंगे तो उसके लिए भी काफ़ी थकान हो जाती होगी। तो इनको अपनी डाइट में बेसिकली दूध, पनीर, जो भी कैल्शियम वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे से फल, फ्रूट, सब्जियां खानी पड़ेंगी। और सबसे बेस्ट ये है कि इनको एक बार ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना चाहिए। हो सकता है रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का विकार आ गया हो जिसकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम हो रही हो। आजकल प्रोलैप्स डिस्क बहुत कॉमन है, नॉट ओनली हार्मोन्स ही इसके कारण हो सकते हैं, प्रोलैप्स डिस्क कारण है या कुछ हड्डियों में विकार हो सकता है। तो उसके लिए कि अच्छे से ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखाएं, जिसके लिए वो एक्सरे या दूसरी जांचें बोलेंगे, जिससे एक बार एक कॉज रूल आउट हो सकता है। साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी और अपने खाने को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली इनको हेल्प मिलेगी इससे। जी, आपने डॉक्टर कनिका का जवाब सुन ही लिया होगा कि आपका जो खान पान है अगर ठीक नहीं है तो उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, कोई और वजह हो, तो आप किसी सही डॉक्टर के पास जाके सही चेकअप्स कराएं और उनसे सलाह लें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आपके पास मैं आना चाहूँगी, डॉक्टर अज़रा। जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर कनिका से भी ये बात पूछी कि क्या वजह है जो नौजवान लड़कियों में इतनी सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, PCOD, थायराइड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ रहा है लड़कियों की कि नहीं मतलब कंसीव कर पाती हैं शादी के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी हार्मोन्स हमारी बॉडी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। जो तकरीबन 50 से ज़्यादा हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, थ्रू आउट दी डे, उनमें कमी बेशी आती रहती है। लेकिन 3 ऐसे मराहिल हैं, 3 ऐसी स्टेजेस हैं, चूँकि ये विमेन इम्बैलेंस की बात हो रही है, विमेन हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो रही है, तो हम औरतों के जो 3 मराहिल हैं ज़िंदगी के जिसमें ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस आती हैं हार्मोन्स में, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जिसमें फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट मरहला जो है वो है प्यूबर्टी का, यानी कि बलूगत का। जब किसी लड़की को माहवारी शुरू होती है और ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट और दूसरे सिम्टम्स बलूगत के जाहिर होते हैं, तो उस वक्त पर हार्मोनल चेंजेस अच्छे खासे होते हैं। सेकेंड स्टेज होती है प्रेगनेंसी, यानी कि हमल की गर्भ, जिस टाइम कोई औरत गर्भवती होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, इतनी मैसिव और मार्क्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं कि उसकी वजह से बदन पे बहुत से असरात नुमायाँ होते हैं।
तीसरी स्टेज होती है मीनोपॉजल स्टेज, जैसे कि अभी डॉक्टर कनिका ने भी बताया, इंडिया में 45 के अराउंड आजकल मीनोपॉज की स्टेज आनी शुरू हो जाती है। तो वो स्टेज जो है, ये हालांकि तीनों स्टेजेस जो हैं ये फिजियोलॉजिकल स्टेजेस हैं। प्रेगनेंसी होना, प्यूबर्टी का आना या मीनोपॉजल स्टेज का आना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं बॉडी के जो एज के साथ साथ होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी जहनी तनाव यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस का। और आज के टाइम में तो तकरीबन 90% केसेस ऐसे हैं जिन्हें जहनी तनाव रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। बच्चों को होने लगा है, बच्चों में हालांकि पहले नहीं देखा जाता था पर अब देखा जा रहा है, बहुत कम एज से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के सिम्टम्स मिलते हैं। तो स्ट्रेस से हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन और कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो फाइट एंड फ्लाई के लिए हार्मोन्स बोले जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ब्लड शुगर बढ़ जाना, स्ट्रेस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत खतरनाक है, उससे बढ़ावा दे सकता है। मैं यहाँ पर आऊँगा डॉक्टर यादव आपके पास, बहुत सारी बातें पता चली और पता चला है कि कितना मतलब स्ट्रेस भी उसके लिए हार्मफुल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात आपसे रोशनी डलवाना चाहूँगा, ज़रा सा ये बताएं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है। पहली बात तो कौन कौन सी इसकी वजूहात है, क्या है, और इसमें खाने से लेकर स्ट्रेस का कितना रोल है और कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि हम बात करें थायराइड का, जी। तो थायराइड डिजीजेस बहुत कॉमन है। इतने कॉमन है कि आजकल हम जो थायराइड का टेस्टिंग है हर जो प्रेग्नेंट फीमेल का रेगुलर बेसिस पे, मतलब रूटीनली हम उसका कराते हैं। जी। तो इसकी वजह जो है वो है कि हमारे जो आयोडीन की कमी हमारे पानी में, हमारी सॉइल के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो आयोडीन जो है एक्चुअली सी फूड में ज़्यादा अधिक पाया जाता है। इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो पहाड़ों में पाई जाती है इवन, लेकिन हमारे तो देश में काफ़ी ऐसे हिस्से भी हैं जो सी के पास भी हैं, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। और क्योंकि जब अगर आपका खाना पीने में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपको थायराइड की हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो पीसीओडी एक बहुत कॉमन, आपने अभी बताया कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें एक कॉल आ गई है तो हाँ जी बिल्कुल। हेलो, जी आपको आवाज़ आ रही है? अपना नाम जी अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रही हैं आप? हैदराबाद, तेलंगाना। जी अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। आ रही है। जी अपना सवाल पूछे। मेरे मदर का नाम है रबिया बेगम जी, उनकी उम्र है 73 जी। डेढ़ साल पहले उनको कॉलेज हुआ था। अब उस साइड उनको पूरा जलन है। अच्छा, अब जलन है, उनको पेन हो रहा जी। मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो ब्लड थिनर के वैसा खाना सब बोले वो खा रहे हो, ये जलन क्यों है समझ में नहीं आ रहा। जी फिजियोथेरेपी करा ली, 3 दिन में लगातार है, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। जी डॉक्टर सुनीता, आपने सवाल सुना है? मैं समरीन मगर उसको समझ नहीं पाई। इनका सवाल थोड़ा सा भी समझ नहीं आया है, आप एक बार थोड़ा सा और दोहरा देंगी? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, ज़रा ज़ोर से बोलिए। जी बताइए। उनको कॉलेज हुआ था, पैरालिसिस पेशेंट हैं। डायलिसिस पेशेंट हैं कि आपकी मदर? जी पैरालिसिस की पेशेंट अच्छा, पैरालिसिस की पेशेंट है। जी फालिज हुआ था जी। हाँ, अब मेडिसिन यूज करें, ब्लड थिनर ले रहे हैं। फिर उनको पेन है, उस तरफ पूरा जलन है, पूरा पैर पूरा जलन है, कुछ जलन है पैर में जलन है। इससे जिस तरफ उनको कॉलेज हुआ उस साइड। जी देखिए, इससे तो मुझे हार्मोनल का तो कुछ बिल्कुल लग रहा है रीज़न। इसके लिए तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और वही आपका जानकारी ज़्यादा दे सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है कि उन्हें है, तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सही सलाह लें। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।
डॉक्टर कनिका, अगर हम आपके पास आएँ तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन, स्लिम ट्रिम रखने के लिए ख़ुद को डाइट पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। कभी कभी भूखी भी रहती हैं, डाइट करने लगती हैं, खाना पीना सही नहीं रहती, जब जिससे कि न्यूट्रिशंस की भी कमी हो जाती है जिस्म में। तो ये कहाँ तक सही है? क्या एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की को आगे चलकर एक माँ भी बनना होता है? डेफिनेटली बैलेंस डाइट तो हर एज में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़की अगर रिप्रोडक्टिव एज जिसमें कि मतलब वो अपनी शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए प्लान करती है, तो उस एज में तो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। जो आपने बोला कि डाइट में कि कभी वो भूखी भी रहती हैं या कई बार वो कीटोटिक डाइट भी लेती हैं, तो कीटोटिक डाइट में बेसिकली वो सिर्फ फैट लेते हैं और पूरा फिर वो डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स में, बेसिकली विटामिन्स की और मिनरल्स की। और इस एज में या रिप्रोडक्टिव एज में या आपको प्रेगनेंसी के लिए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही माइन्यूट मात्रा में आपको चाहिए होते हैं सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो मिसिंग होते हैं। उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं। तो डेफिनेटली कंट्रोल डाइट, बैलेंस डाइट तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि फल, सब्जियाँ, दूध, दही और साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत होना ज़रूरी है। कि खाली आप कीटोटिक डाइट कर रहे हो, भूखे नहीं रह रहे हो, घर में पड़े हुए हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे आपकी बॉडी उस तरह से रोल में नहीं आएगी, वो हार्मोन्स जो ज़रूरी हैं वो सीक्रेट नहीं होंगे। और इनफैक्ट जो आप न्यूट्रिशन ले भी रहे हो वो भी यूटिलाइज नहीं होगा, बिल्कुल, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका हर तरह से बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने अर्ज़ की। इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहब। जी आपका खैर मकदम है। जी गुड इवनिंग। जी बताएं अपना सवाल। गुड इवनिंग। मैं आपके डॉक्टर्स की टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो दोनों से जो हार्मोन्स है, इससे सीक्रेट होने वाले सिम्टम्स में क्या फर्क होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स में क्या डिस्टर्बेंस होता है और एक्सोक्राइन से सीक्रेट होने वालों में क्या सिम्टम्स में क्या फर्क होता है? और ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब तो कि मास्टर, तो वो क्या क्या क्रिएट करते हैं? एक प्रश्न और है कि हार्मोनल थेरेपी, और ये किस आवाज में कुछ जी कुछ डिस्टरबेंस है। थेरेपी क्या होती है और इसका किस बीमारी में यूज किया जाता है? जी ओके। हार्मोनल थेरेपी। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर कनिका दोनों ही अपनी अपनी राय पेश करें। सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने कहा है। जी डॉक्टर सुनीता पहले। देखिए, उन्होंने पूछा कि ग्लैंड्स के बारे में पूछा और उनसे और आगे क्या पूछा उन्होंने कि दो तरीके के हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं हमारे बदन से, उसको जिस्म से, उसके बारे में पूछना चाहते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? हाँ, तो अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हार्मोन्स जो हैं, आपका मस्तिष्क जो है वो जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला वो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है, थायराइड है, थायराइड के हार्मोन्स हैं, आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करता है। वैसे ही ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करती हैं, जो कि जिसकी वजह से आपका रेगुलर पीरियड्स आने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आपका बच्चा ठहरने के लिए आपके ओवरीज का फंक्शन बहुत ज़रूरी है। आपकी और आपका जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो भी बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इनका क्या था? असल में इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था, तो उनका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मैं बीच में बोलूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से उनका रिलेशन था कि हार्मोन थेरेपी किस एज में और कब कब ज़रूरत है। अमूमन अगर हम भाषा में बात करें तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं उसको, और यूजुअली हम लोग उसको मीनोपॉज के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मीनोपॉज में ही स्पेशली सडनली आपका फीमेल के जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से कभी जो औरत है उसकी नींद भी खराब हो रही है, उसकी थकान भी हो रही है, उसको हड्डियों में, जोड़ों में भी पेन हो रहा है, तो उसके लिए एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। बट अगर हम
दूसरी तरह से सोचे तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी भी एज में देनी पड़ सकती है। जैसे अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी के बाद में या थोड़े से ही दिनों के बाद में कई बच्चियों को प्यूबर्टी ही नहीं होती है, क्योंकि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा जो कि ओवरी को सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करे, तो उस केस में भी हमें हार्मोन देना पड़ सकता है। फिर जैसे ही थोड़े दिनों के बाद में भी कई बार होता है कि बच्चे पैदा करने के लिए जब वो जिस स्टेज में आती हैं तो डायग्नोज होता है कि कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उस स्टेज में भी हमें कुछ हार्मोन्स की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। फिर दूसरा होता है कि बच्चा पैदा करने के टाइम पे ही या थोड़े दिनों के बाद ही पता चलता है कि उनको 35 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में भी हार्मोन की सडन डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस स्टेज में भी एक तरह से हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, स्पेशली ईस्ट्रोजेंस का। साथ में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो देने ही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी भी एज में देनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट अमूमन अगर हम देखें तो हमेशा उसको मीनोपॉज के साथ जोड़ा जाता है। राइट। जी, बहुत अच्छा अर्ज किया आपने। डॉक्टर अजरा आपके पास आएंगे। हार्मोन जो होते हैं यूनानी में उसका किस तरह से इलाज किया जाता है अगर इम्बैलेंस की होती है प्रॉब्लम, हार्मोन से और यूनानी में आप किस तरह से इसकी अहमियत देखती हैं हार्मोन्स की? जी बिल्कुल, जैसे मॉडर्न में है हार्मोन का कॉन्सेप्ट यूनानी में 8th सेंचुरी से चला आ रहा है। इंडिया में 8th सेंचुरी में जब यूनानी का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन तो ग्रीस में हुआ था पर डेवलपमेंट इंडिया में 8th सेंचुरी में हुआ। तो उसका कॉन्सेप्ट उसी वक्त से है। यह है कि उसको अब साइंटिफिक रिकॉग्निशन अब मिली है। तो हार्मोन्स बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि कितनी तरह के हार्मोन्स हैं, मैडम ने बताया कितनी तरह के हार्मोन्स हैं, किस चीज़ का क्या क्या रोल होता है। तो यूनानी में भी उसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है और डिफरेंट हार्मोन्स है, तो अकॉर्डिंगली जिस हार्मोन की कमी होती है उस हिसाब से सिम्टम्स डेवलप होते हैं बॉडी में, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि यूनानी में ये जो जितने भी हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रही है, थायराइड की डिस्टर्बेंसेस से हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की कंप्लेंट्स आजकल मरीजों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर्सुटिज्म यानी अननेचुरल हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेहरे पर अलग अलग जगहों पर बालों का उग आना, और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है आजकल टीनेजर्स में, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। जैसे हमने अभी बात की PCOS के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम आप कह लें, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज जिसमें हर्सुटिज्म है, इरेगुलर पीरियड्स हैं और एक्ने हैं फेस पर, और हर्सुटिज्म जो मैंने बताया हेयर पर बाल हैं, वेट गेन है, अननेचुरल फैट डिपोजिशन है, अलग अलग इम्प्रोपोर्शनेट फैट डिपोजिशन है बॉडी पर। तो ये इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा गया है। तो ये सारी बीमारियां जो है इन्हीं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स आते हैं। तो हम अगर लाइफस्टाइल को अपनी मैनेज कर लेंगे, जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में अब बात हो रही है, तो मैं बताऊं कि यूनानी का जो कंसेप्ट है वो यही है कि लाइफ स्टाइल को आप मैनेज करें। कैसे करेंगे उसको मैनेज? 6 इसेंशियल फैक्टर्स मैंने अपने प्रीवियस शोज में भी बताया है कि लाइफ किसी भी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अगर सेहत है उसे बाकी रखने के लिए और बीमारी है तो उसे रिमूव करने के लिए 6 इसेंशियल फैक्टर्स हैं लाइफ के, जिन्हें हमें मैनेज करना है, जिनकी हमें तादील करनी है। मैं इन शॉर्ट उसको मेंशन कर देती हूँ। एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसमें, यानी कि हम अक्सर मरीजों से बोलते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स को बोलते हैं, हार्मोनल चेंजेस में एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस बहुत आते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं आप अपनी आबो हवा चेंज करिए, क्लाइमेट चेंज करिए, आप कहीं घूम आइए। उसका पर्पस यही होता है। तो ये फर्स्ट इसेंशियल फैक्टर है फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। दूसरा है फूड एंड ड्रिंक्स, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में हम एतदाल बरतें, कितना लिक्विड लेना है, कितना सॉलिड लेना है। थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी। डॉक्टर अजरा, ये जो आप 6 एसेंशियल फैक्टर्स बता रही हैं, इनके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। श्योर। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम साक्षी राज है जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मुझे एमसी की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। मैं 30 इयर्स हूँ मैम, और मुझे कहते हैं एक दिन थोड़ा सा रहा था और मतलब बदली से बंद से हो जाती मैम, बहुत जल्दी बंद हो जाती। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा दोबारा से अपना सवाल दोहराएं। ओके ओके मैम। हेलो हेलो जी मैम, मुझे है ना एमसी की प्रॉब्लम है मैम। मुझे ना एक दो ब्लड एक दिन आकर दूसरे दिन बच्चे हो जाता है,
बहुत कम आता है। अच्छा, रेगुलर नहीं है पीरियड्स आपके? आपके जी रेगुलर पीरियड्स नहीं है? 2 बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ मैम, 2 बच्चे हैं और मैम बहुत कम होता मैम, बंद होता। जी 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 डॉक्टर अजरा, आपने सवाल ब्लड फ्लो बता रही है कि ब्लीडिंग जो होती है ना बहुत कम अमाउंट में होती है। आवाज नहीं आ रही। जी जी आ गए, आपका सवाल हमने सुन लिया है डॉक्टर अजरा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप बता रही हैं कि स्कैंटी फ्लो आ रहा है आपको, यानी कि माहवारी का जो खून जितनी अमाउंट में नॉर्मली आना चाहिए उससे कम आ रहा है और 1-2 दिन में ही पीरियड आपको स्टॉप हो जाते हैं। अगर ये अब ऐसा हो रहा है तो मैं आपके क्वेश्चन से समझ पा रही हूँ कि आपको पहले नॉर्मल होती थी ब्लीडिंग, अब कम हो रही है। तो इसके लिए ना आपको फिजिकली भी आपको डॉक्टर से मिलके ये दिखाना पड़ेगा कहीं आप एनीमिक तो नहीं है और कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। आपकी जनरल फिजिक को हमें देखना पड़ेगा, जनरल हेल्थ को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि स्कैंटी ब्लड फ्लो या ओलिगोमेनोरिया क्यों हो रहा है, आपको टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है आपको साइकिल्स तो टाइम पर आ रही हैं लेकिन सिर्फ ब्लीडिंग कम हो रही है, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं सुन पाए हैं। जितना सुन पाई हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप इनको ये भी बताएंगे इनके खान पान में क्या तब्दीली करने की जरूरत है और कोई वर्जिश योगा वगैरह इन्हें करने की जरूरत है? फिजिकल अपीयरेंस देखने के बाद हम बता पाएंगे इनको कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअली क्या डायग्नोसिस बनेगी वो देखकर ही पता चलेगी। तो यूनानी में उसके लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं जिन्हें मुदीर हैज इम्यूनोगॉग के नाम से जाना जाता है, जो स्कैंटी फ्लो को जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको इजीली फ्लो कराने में हेल्प करती हैं। तो आप परेशान ना हो, उसके लिए आप किसी भी अपने जनरल फिजिशियन से जाकर मिल सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं और बहुत अच्छी हर्बल मेडिसिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए लें। जी जी, तो आपने डॉक्टर अजरा का जवाब सुन ही लिया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर यादव के पास आना चाहूँगा मैं। डॉक्टर यादव, ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है किस एज से शुरू होता है ये, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर ये शुरुआती एज में आ रहा है तो घबराने की बात तो नहीं है, किस तरह से डील करना चाहिए माँ बाप को अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जब बच्चे की उम्र में उसका महीना शुरू होता है वो ज़्यादातर हमारे देश में 10 साल पे आजकल जल्दी महीना शुरू होने लगा है। अगर उसकी माहवारी 8 साल से पहले शुरू हो रही है और उसकी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब ना केवल माहवारी और बल्कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और हाइट बढ़ना जो कि प्यूबर्टी के नॉर्मल लक्षण है, अगर वो उम्र से पहले आ रहे हैं तो आपको हार्मोनल असेसमेंट की ज़रूरत है। और 3 साल तक मासिक अनियमितताएं बच्चे के अंदर होती हैं, उसके लिए हम उसकी माँ को यही समझाते हैं कि ये नॉर्मल है, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 3 साल तक आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम को नॉर्मलाइज होने में लग जाता है। तो अगर आपको पीरियड जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं या हैवी भी आ रहे हैं तो आपको केवल माँ को यही ध्यान देना है कि उस बच्चे में कोई खून की कमी ना हो और उसकी डाइट का ख्याल रखना है कि आयरन रिच डाइट दे और आयरन की गोली की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी देना पड़ेगा। और अगर फिर भी अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसके लिए भी दवाई देनी पड़ सकती है, लेकिन कोई हम ज़्यादा टेस्ट उस वक्त नहीं कराते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए इसी के साथ एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? शायद अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप डॉक्टर अजरा हमें बता रही थी। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी 6 एसेंशियल फैक्टर्स फॉर लाइफ, जिसमें मैंने एयर के बारे में बताया, फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में बताया, थर्ड था फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, यानी कि हरकत व सुकून बदनी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिक्र हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी आजकल इतनी कम हो गई है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ रेस्ट भी ज़रूरी है। फोर्थ है साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज, यानी कि सुकून नफसानी और हरकत, जिसके बारे में मैंने बताया कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। स्ट्रेस से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो रही है तो हार्मोनल इम्बैलेंस में तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, इसको बढ़ावा देने में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो जहनी सुकून पर बहुत ध्यान देना है। इसके बाद 5वीं चीज़ है नौमो यगजा, यानी कि स्लीप एंड वेकफुलनेस। और हमारी नींद और जागने की जो साइकिल है ये भी हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं, तो इसलिए हमें इसमें भी एतदाल लाना ज़रूरी है। यानी कि मेंटल वर्कर्स को 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, फिजिकल वर्कर्स को 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। 6ठी चीज़ है 6 इसेंशियल फैक्टर्स जो हैं लाइफ को या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो है रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन। मीन्स जिन चीज़ों को बॉडी में रुकना चाहिए वो रुकी रहे और जिनको बॉडी से निकल जाना चाहिए उनका निकलना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है मेंस्ट्रुएशन की बार, तो ये जो खून हैज़ है यानी कि माहवारी का जो खून है उसे बॉडी से निकल जाना चाहिए।
लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रिटेन हो रहा है बॉडी में, तो वो गैर ज़रूरी एहतिबास हो रहा है। गैर ज़रूरी एहतिबास के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिससे हम उसको बॉडी से निकाल देते हैं, और वो निकालना इतना ज़रूरी है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन रुक गई, एमेनोरिया अगर हो गया तो उसकी वजह से सभी जानते हैं कि पीरियड्स रुकने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये फैक्टर्स को अगर हम एतदाल पर ले आएंगे तो हमारी सेहत वैसे ही कायम डॉक्टर अज़रा, यहाँ पर इस बात को पूरा कीजिए अपनी, आपने एक्सरसाइज की बात की, फिजिकल वर्क की बात की, अगर कोई खास एक्सरसाइज है जो बच्चों को करना चाहिए, वो किस तरह की एक्सरसाइज को रिकमेंड करेंगे? एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं, और यूनानी के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी टाइप्स हैं रियाजत की। जी जी, कौन सी हैं? दुबले को पतला करने के लिए, पतले लोगों को मोटा करने के लिए, हार्ड ऑर्गन्स को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट को हार्ड करने के लिए अलग अलग रियाजत भी होती है। जी जी, उसमें कौन सी हार्मोनल इम्बैलेंस में उसको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे पीसीओएस की केस है हमारे पास, पीसीओएस के केस में यूजुअली फैट बढ़ी हुई होती है, वेट बढ़ा हुआ होता है, तो वेट मैनेज करने के लिए एरोबिक्स करवाएंगे हम, योगा करवाएंगे, डाइट प्लान करेंगे। डाइट की बात हुई थी अभी। डाइट का मतलब आम जनता जो है, व्यूअर्स जो है, वो ये समझते हैं कि डाइटिंग करने का मतलब हमें खाना छोड़ देना है, खाना कम कर देना है, जबकि असल जो टर्म है डाइट का मतलब है इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा से हमें इलाज करना है। उसमें हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन, एनर्जी और आयरन, कैल्शियम, हर चीज की मिकदार। फ्रूट्स का क्या, फ्रूट ज्यादा हो उसमें, क्या सब्जियां ज्यादा हो, क्या पनीर भी लेने हैं, सब्जियां भी लेनी है, लिक्विड्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं। मैं बता देती हूँ, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम रिच डाइट भी आपको लेनी है, जिसमें हम दालों का इस्तेमाल करें ज्यादा, नट्स का इस्तेमाल करें, मेवा जात जिसमें आपके अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, ये सारे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सोयाबीन का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एप्पल, चेरीज और अनार, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बनाना में भी बहुत मैग्नीशियम होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। सब्जियों की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओव्यूलेशन में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा ब्रोकली नाम की एक सब्जी, उसका इस्तेमाल करें। एवोकाडोस का इस्तेमाल करें फ्रूट्स में। और इसी के साथ साथ मैं लिक्विड्स पे भी जोर इसलिए दे रही हूँ कि डाइट भी आपकी मैनेज हो जाएगी, आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा। आप लिक्विड जितना ज़्यादा लेंगे तो आप लिक्विड में हर्बल टीज, ग्रीन टीज, हल्दी वाली चाय, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। सिरके का इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे और बड़ों में कोई किसी तरह का फर्क तो नहीं है, सब ले सकते हैं? डोजेस का फर्क है, डोजेस का फर्क है, वेट के अकॉर्डिंग डाइटिशियन से, फिजिशियन से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट मैनेज करवा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर सुनीता, आपसे ये पूछना चाहेंगे, नहीं डॉक्टर कनिका से मैं पहले ये सवाल करूं फिर आपके पास आऊंगी, कि अभी आपने डॉक्टर अज़रा ओबेसिटी की बात की, मोटापे की भी बात की, तो ऐसा होता है कि कई बार हार्मोन्स के बिगाड़ के चलते मोटापा बढ़ने लगता है, लेकिन औरतें जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो उनका जवाब अक्सर ये होता है कि हम तो घर में बहुत काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बाज़ार भी जाते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है अलग से एक्सरसाइज करने की। तो आप ये यहाँ क्लियर करें उन ख़वातीन के लिए जिनकी ये सोच है। देखिए, जो भी वो घर का काम कर रही हैं, कितना भी हैवी है, कितना भी लाइट है, उसके बावजूद उनका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो तो उनका सब सेट पैटर्न है। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी ही होगी। और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज का करने का मतलब ये नहीं कि खाली बैठे बैठे उसको एक्सरसाइज करनी है। अगर योगा भी करना है तो थोड़ा स्ट्रेनवस योगा करना है उसको। अगर वॉक करनी है तो वॉक करने के लिए आधा घंटा कम से कम चलना है, और वो भी फास्ट नहीं, ऐसे बातें करते हुए चलने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा तेज चलना होगा कि इतना तेज चलेगी थोड़ा पसीना भी आए, थोड़ी दिल की धड़कन भी महसूस हो। ब्रिस्क वॉकिंग बेसिकली 30 मिनट्स के लिए। और वो भी ऐसा नहीं कि मैं तो रोज छत पे आधा घंटा घूम लेती हूँ, उस छत पे आधा घंटा घूमने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको बाहर निकलना है, पार्क में जाना है तो पार्क में लंबे चक्कर लगाने हैं, रोड पे जाना है तो रोड पे लंबे चक्कर लगाने हैं, घर में योगा करनी है तो घर में भी कम से कम आधा पौना घंटा योगा करें। थोड़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि आप साथ में थोड़ा सा एरोबिक्स भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, तभी कोई फायदा होगा। क्योंकि उनको बस यही मिथ उनको हमें तोड़ना है कि वो तो आपका सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न के साथ ही आप अपना वेट गेन कर रही हैं। उसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ही होगा। साथ में एक्सरसाइज के साथ में उसको अपने डाइट में भी चेंज करना होगा। जैसे रात में बहुत ज़्यादा लेडीज़ होता है कि हस्बैंड लेट आते हैं तो इसलिए लेट खाना खाती हैं, उस चीज़ को भी उनको तोड़ना होगा। चाहे जो भी हो, 6-7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद में नहीं खाएं। घी बुरा नहीं है, लेकिन जो तेल होता है, जो स्पेशली रिफाइंड ऑयल होते हैं, रिफाइंड शुगर्स होती हैं,
वो ख़राब है, उसमें चेंज करें, तब जाके वज़न में कंट्रोल आएगा कि प्रॉपर फ्रूट भी खाएं, अच्छा सा पानी अमाउंट में लें कि 12-14 बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ बताई। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट उसमें मरहले में पहुँच गया है। अभी आपसे मैं डॉक्टर सुनीता, आपसे एक मेरी गुजारिश है, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को आप बताएं अपने मैसेज के पैगाम के ज़रिए कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों पर, जो कि ख़ास तौर से बच्चियां हैं, उन पर किस तरह से नज़र रखनी चाहिए कि उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और अगर आए तो वो डॉक्टर के पास लेके जाएं। कौन कौन से वो सिम्टम्स, अलामात हैं, डॉक्टर सुनीता यादव? अच्छा फरहान, आपने हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, खान पान पे भी डिस्कस किया, हमने एक्सरसाइज पे डिस्कस किया, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने प्लास्टिक्स पर डिस्कस नहीं किया। आजकल जो बच्चे पैकेज्ड फूड ले रहे हैं उसके अंदर जो है बिस्फिनॉल्स होते हैं, वो जो प्लास्टिक्स के अंदर, और ये प्लास्टिक आपके शरीर में जाता है। और इवन अमेरिका में भी उन्होंने एक शोध में ये पाया गया कि काफ़ी 90% ऑफ पॉपुलेशन के यूरिन के अंदर ये बिस्फिनॉल्स पाए गए। तो जब आप माइक्रोवेव में ये प्लास्टिक्स जो गर्म करते हैं, या फिर ये जो कैंड फूड की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें भी ये बिस्फिनॉल्स होते हैं, और ये हार्मोनल डिसरप्टर्स होते हैं, यानी आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी करते हैं। तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम लोग प्लास्टिक्स को काहे को हम लोग क्यों ना बैन करें। तो इसीलिए ये मेरा मैसेज है। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली बैन द प्लास्टिक्स इन योर डाइट, इन योर जो पैकेजिंग, ये आपको इन योर डेली लाइफ। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर कनिका आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं और वो उन्हें लग भी रहा है कि कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हार्मोनल की प्रॉब्लम है, तो आपका पैगाम किस तरह से रहेगा कि वो किस तरह बच्चे को देखें, और अगर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास ना जाने में जो वो देर करते हैं, उसके लिए ज़रा सा पैगाम हमारे प्रोग्राम देखने वाले? देखिए, जैसे बच्चे हैं 10 से 13 साल की बच्चे हैं, अगर उनको लग रहा है कि एक तो कि सडनली 10 साल के बाद वो सडनली वेट गेन कर रही हैं, थोड़ा सा चेहरे पे अनयूजुअल बाल आ रहे हैं जो कि नॉर्मली बच्चियों के नहीं होते हैं, बाल की उसके चिन पे होंगे या गाल के आसपास में, इधर जाड़ों के पास में होंगे, अगर वो वाली बाल आ रहे हैं या सडनली वेट गेन हो रहा है, थोड़ा सा इन सब की वजह से बच्चों को जैसे 10 साल के बाद में अमूमन जैसे प्यूबर्टी आ जाती है तो मिनारकी आ जाती है, 13 साल तक तो थोड़ा सा इरेगुलर रह सकते हैं, बट अगर 13 साल के बाद में भी इरेगुलर रह रहे हैं तब वो ज़रूर जाके दिखाएं, वेट गेन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ साथ में हो जाती है कि उनका डाइट चेंज हो गया है या स्लीप डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो गई है, तो जब आपको लगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तब उनको डेफिनेटली अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि एक इवैल्यूएशन हो सके और उस चीज़ को पकड़ा जा सके, उस हार्मोनल डिसबैलेंस को पकड़ा जा सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। राइट, थैंक्स। यहाँ पर डॉक्टर अजरा, मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगा, आप बताइए खाने पीने की कितनी ज़्यादा अहमियत है बच्चों के लिए, या जो वुमेन है हमारी जिनके ये हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होती है, एक तो ये बताइए किस तरह का खाना पीना उनको चाहिए, दूसरा अगर कोई पैगाम आप और देना चाहें अपने डाइट के बारे में तो मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ कि कौन से फ्रूट्स लेने हैं, कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, कौन सी दालें लेनी है। मेन तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बताऊंगी कि अगर आपको कुछ भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, खासकर टीनेजर्स को, तो वो शर्माएं ना, अपने पेरेंट्स को खुलकर बताएं, पेरेंट्स को नहीं तो डॉक्टर के पास अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस कर लें अपनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को, जिससे उनका वेट मैनेज रह सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपना वेट मैनेज रखें, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से फ्री रहने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन के जो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतनी कम एज से डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके लिए यही है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, व्यूवर्स को, सबको ये काउंसलिंग करें कि स्ट्रेस जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं करें। खासतौर से माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी जी बिल्कुल, माँ बाप की तो है कि माँ बाप करते रहे किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं बच्चे, मैं समझता हूँ, और वहाँ से उनको समझाने की जरूरत है। जब होती है तो जहनी तनाव वैसे ही बहुत कम हो जाता है जी, तो फिजिकल एक्टिविटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। और जैसे अभी आप बात कर रही थी, समरीन जी ने पूछा कि जो डोमेस्टिक वर्क में लेडीज बोलती हैं हमारी तो एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती है, वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो तो हमारा रूटीन वर्क है। तो इसमें दो तरह की हरकत होती है, एक इरादी हरकत होती है और एक गैर इरादी हरकत होती है। तो ये गैर इरादी तौर पर ये रूटीन वर्क चल रहा है, हमने एक्सरसाइज जो करनी है वो वॉलंटरीली करनी है, हमें इरादी हरकत करनी है, इरादी हरकत करनी है। और फोन पे बातें करते हुए वॉक करें वो नहीं, हमें ध्यान लगाना है कि हम वॉक करें, हमारा हार्ट रेट ऐसे बढ़ रहा है, हमारी पल्स बढ़ रही है, उससे हमारी फैट बर्न होगी, जो फैट डिपॉजिट्स इकट्ठी हो गई है अंदर, ऑर्गन्स पर फैट हो गई है, वो सब डिसॉल्व होगी। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी
इरादतन हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है और बहुत अपनी अच्छी बात इरादी तौर पर रियाजत करनी है। जी, हमारे तीनों ही एक्सपर्ट ने हमें आज खुलकर, खासतौर से वो जो खवातीन हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनको एक पैगाम दिया है कि कैसे वो इस हार्मोन के जो बिगाड़ हो रहे हैं जिस्म में, उनसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और हेलो डॉक्टर के शुमारे में मैं ज़रा सी रोशनी डालना चाहूँगी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आज वो कहा है, जैसे कि सुनीता जी ने हमें, डॉक्टर सुनीता ने कहा कि टिन फूड है, प्लास्टिक पैकिंग फूड है, वो ना लें, इससे भी हार्मोन्स में गड़बड़ी हो रही है और प्लास्टिक को बैन करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही डॉक्टर कनिका ने भी हमें बताया कि जब आपकी बच्चा 10 साल का हो गया है तो उस पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर अनचाहे हेयर ग्रोथ हो रही है या फिर वज़न बढ़ रहा है तेज़ी से, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना बेहद ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही डॉक्टर अज़रा ने हमें बताया कि आबो हवा जो है वो चेंज होनी, जो 6 एसेंशियल फैक्टर बताए हैं वो हैं आबो हवा का चेंज होना, वर्जिश, जहनी सुकून, नींद पूरी लेना, खूने हैज़ जो बॉडी से निकलना बेहद ज़रूरी है, खान पान में दालें, फ्रूट्स वगैरह लेना और स्ट्रेस फ्री रहना। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है, तभी एक सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही एक्सपर्ट का। इसी के साथ नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हेलो डॉक्टर का शुमारा पसंद आया होगा। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए इजाज़त, आदाब। हार्मोन के तवाजुन में कमी से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होती हैं। इससे उनकी जिनसी और जिस्मानी सेहत पर असर होता है। सोयाबीन, तिल, अलसी के बीज और विटामिन बी के इस्तेमाल से हार्मोन के लेवल को बरकरार रखने में मदद मिलती है। हार्मोन्स को तवाजुन में रखने के लिए हर खाने में प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा लें। अपने सेहतमंद वजन को कंट्रोल में रखें। हार्मोन लेवल को बरकरार रखने के लिए अपने मेदे की सेहत का खास ख्याल रखें। रोजाना वर्जिश का मामूल बनाएं। अपनी शुगर की मिकदार को कम करें। एक चुस्त तर्ज जिंदगी अपनाएं।